हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं मोहित गुप्ता फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने अपवर्ड परावर्तन के संबंधित सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस। और मैंने आपसे ये कहा था लास्ट लेक्चर में कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपवर्तन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अपवर्तन स्टार्ट करने से पहले 2-5 पॉइंट और है, उसको समझ लीजिएगा। जो 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लीजिएगा ताकि हम अपवर्तन स्टार्ट करते हैं। फिर देखना एक चीज़, अगर मैं समतल दर्पण की बात करता हूँ, 2-3 पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो मैं समतल दर्पण से संबंधित अगर कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ तो सुनिए क्या है। पहला पॉइंट क्या है वो सुनो। मैंने फिर कहा 1-1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है बस ये पॉइंट्स। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, अब मुझे आप आंसर दो कितनी होनी चाहिए। भाई आपने गोलीय दर्पण की फोकस दूरियों की बात की है, मुझे बताओ अगर मैं समतल दर्पण की फोकस दूरी लिखूंगा तो कितनी लिखूंगा। सुनना बच्चों, जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, वो कितनी होती है? अनंत होती है। क्वेश्चन ये बनेगा अनंत क्यों होती है, अभी बता रहा हूं मैं। तो पहली चीज हो गई कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अनंत होगी। दूसरा पॉइंट सुन लीजिए, मैं बताऊंगा समझाऊंगा भी इन चीजों को। दूसरा पॉइंट है कि समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है, ये जो आवर्धन है, उस आवर्धन का मान m जो होता है वो होगा +1। कैसे होगा, क्यों होगा, वो भी पता चल जाएगा। और आप मुझे एक बात का आंसर देना, अगर m की वैल्यू +1 है तो m आवर्धन पॉजिटिव है या नेगेटिव है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर यहाँ आवर्धन क्या है, पॉजिटिव है। और अगर आवर्धन पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा मुझे बताइए। आप बोलोगे कि सर अगर आवर्धन पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? आभासी व सीधा प्राप्त होता है। आप समझना इन चीजों को। मैंने क्या कहा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? अनंत। कैसे? सुनो भाई, आपने देखा था ये कैसा दर्पण था? गोलीय दर्पण। इसके देखो मैंने पॉलिश कर दी है। देखो मैं रीजन दे रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, लोग रटते हैं इन चीजों को भी, मैं रटवा नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं क्यों होता है ये ऐसे। अधिकतर बच्चे रटते हैं इन चीजों को, या रटवाते कई टीचर इन चीजों को। देखो ये गोलीय दर्पण ले लिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज देखना, समझना बच्चों, ये क्या होता है? फोकस बिंदु F यहाँ पे, ये होता है वक्रता केंद्र C, और ये होता है फोकस दूरी F। ये इतना तो पता है आप लोगों को कि ये होता है फोकस दूरी F। अब मुझे बताना एक चीज, ये रहा समतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। अगर ये समतल दर्पण हुआ तो आपको पता है गोला बनेगा, गोले का जो केंद्र होगा C होगा, और उसकी आधी दूरी पर देखो ये R है वक्रता त्रिज्या, और इस वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी पर कौन मिलता है? फोकस दूरी मिलती है। वक्रता त्रिज्या R की आधी दूरी पर कौन मिलती है? फोकस दूरी मिलती है। वैसे मुझे एक बात का आंसर दो, ये एक समतल दर्पण तो कहीं गोला बनाएगा क्या? बनाएगा भी तो देखो कैसा बनाएगा, बहुत दूर जाता जाएगा, कहीं दूर ऐसे बनता जाएगा, पता नहीं कितनी दूर बनेगा, पता नहीं, बहुत, मतलब कहने मतलब है गोला बनेगा तो पता नहीं कहाँ जाके मिलेगा, कहीं अनंत पे जाके बनेगा, कहीं अनंत पर जाकर बनेगा। और अगर गोला अनंत पर जाकर बनता है, और यदि गोला अनंत पर जाकर भी बनेगा तो अनंत का मतलब हो गया कहीं बहुत दूर जाके, कहीं पता नहीं कहां जाके मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? अनंत। और R अनंत हो जाएगा तो फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी? अनंत। समझे? फोकस दूरी अनंत क्यों होती है? क्योंकि वो गोला बनाता नहीं, बनाएगा तो पता नहीं कहां जाके अनंत पे जाके बनाएगा, ठीक है। दूसरी चीज M1 क्यों होगी वो सुनो। M1 का रीजन भी सुनिए। भाई एक बार बताओ, यहाँ पे कौन होता है? बिंब। मैंने कहा बिंब की ऊंचाई कितनी है? H।
तो यहाँ कौन मिलेगा? प्रतिबिंब। समतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप क्या लिखोगे? एच डैश। तो बच्चों मुझे ये बताओ m की वैल्यू क्या होती है? एच डैश अपॉन एच होती है। एच डैश और एच यहाँ बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? आपको बता रखा है मैंने पहले ही कि समतल दर्पण में जो बिंब होता है उसी साइज का प्रतिबिंब मिलता है। तो ये अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। मतलब इक्वल होने पर जो m की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? भाई एच डैश एच के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी एच और ये भी एच आपस में कट गए तो कितना आ गया? 1। तो m भी कितना होता है? या आवर्धन क्षमता 1 होती है और ये प्लस में आया है। तो आपको तो पहले पता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा मिलता है? आभासी व सीधा। लिख चुके हैं हम पहले ही स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही, फिर भी आपको इससे भी पता चल गया। तो 3 पॉइंट्स थोड़े थे जो गोलीय दर्पण से रिलेटेड थे। मतलब आता सब कुछ है पर थोड़ा सा मैंने इसको इससे रिलेटेड कर दिया गोलीय दर्पण से, ताकि बाय द वे क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले बोर्ड में 1 नंबर का कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अब हमने गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी बात कर रखी है, कभी समतल दर्पण की नहीं की थी, तो उस जगह फिर आपका आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो, कितना होगा? अनंत। आवर्धन पूछ लेगा तो 1, प्रतिबिंब पूछ लेगा तो आभासी व सीधा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ये 3-4 पॉइंट्स थे जो अपना समतल दर्पण से रह रहे थे, उनको अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब मैं आगे चलता हूँ बच्चों। तो अब हम हमारे नए आगाज पे, इस चैप्टर के नई स्टेज पे एंटर करते हैं। तो इस चैप्टर की जो नई स्टेज आ गई, नया टॉपिक आ गया। देखो अभी तक पढ़ा था हमने दर्पण के बारे में, दर्पण में परावर्तन होता था इसलिए परावर्तन के बारे में पढ़ा। अब मैं पढ़ूंगा अपवर्तन के बारे में, और अपवर्तन में होता है, अपवर्तन तो वहां आएगा लेंस। अब तक आया था दर्पण, अब आगे आएगा लेंस। ठीक है बच्चों, तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो यही है, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था परावर्तन में, यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो बच्चों इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में लास्ट 5 साल में से कम 2 बार इसकी परिभाषा पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है? कि प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए 1 नंबर में। तो कुछ नहीं रटना, मैंने पहले ही कहा था फिजिक्स में रटना कुछ नहीं, समझना है। तो अब पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि अपवर्तन होता क्या है। परिभाषा तभी आएगी जब आप इसको समझोगे। मैं परिभाषा पहले नहीं बता रहा, डेफिनेशन पहले नहीं बता रहा, डेफिनेशन तभी बनाऊंगा जब आप इसको समझ जाओगे। अब ये समझ में आ गया, उस जो आपने समझा है ना उसी से आप डेफिनेशन को क्रिएट करना, बनाना। अब अपवर्तन क्या है? कुछ नहीं है। इधर बोर्ड पे देखना एक बार, ये मैंने एक सतह बनाई बच्चों, देखिएगा मैंने एक सतह बना दी ये। अब जैसे मैंने ये सतह बनाई, अब एक चीज फोकस करना है सतह पे। तो देखना बच्चों, आपका डायग्राम में टाइम बचा के देखना बोर्ड पे क्या कर रहे हैं अपन। मुझे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। अब क्या होता है वो आराम से समझो, आप समझने की चीज अपने हाथ में, समझ लो ढंग से क्या है। मैंने क्या कहा अच्छा पहले ये बताओ मुझे, परावर्तन में क्या होता था? ये सतह थी ऐसी, ये सतह ऐसी थी, किरणें आती थी, देखना एक बार, टकराती थी, चली जाती थी। अब एक चीज देखो, परावर्तन में क्या होता था बच्चों? ये कोई माध्यम था, जिस माध्यम से किरणें आई है टकरा करके उसी माध्यम में चली जाती थी। परावर्तन में क्या होता था? जिस माध्यम से किरणें आई है उसी माध्यम में टकरा कर चली जाती थी। अपवर्तन में क्या होगा समझना, पहले इधर समझो, डायग्रामों को मत देखो बिल्कुल ही। अपवर्तन में क्या होगा? किरणें एक माध्यम से नीचे को दूसरा माध्यम में, दूसरे माध्यम में जाएगी। अपवर्तन में क्या होगा बच्चों? किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। अब मुझे एक बार बताओ, किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसी जाएगी? जब यहाँ पर पोलिस नहीं रहेगी, क्योंकि पोलिस होगी तो टकरा के वापस चली जाएगी। तो यहाँ यदि मैं पोलिस को हटा लेता हूँ, केवल कांच की सतह है मान लो आप, या और कोई सतह है जहाँ पोलिस नहीं है, तो किरणें इधर नहीं जाएगी, फिर किरणें किधर जाएगी? नीचे की साइड जाती है।
समझ में आई बात। तो अपवर्तन में बच्चों क्या होगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। समझ में आई बात, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब सुनो, अपने इस टॉपिक पे आ जाओ। मैंने कहा ये कोई पृष्ठ है, मैं जो बोल रहा हूं उसको देखना, इस डायग्राम को मत देखना बिल्कुल भी अभी। ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है जहां पे अपवर्तन होगा। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। मैंने कहा ऊपर का माध्यम है फर्स्ट माध्यम, नीचे का है सेकंड माध्यम। ऊपर वाला माध्यम मैंने कहा वायु है, किरणें वायु से पानी में जा रही है, जल में जा रही है। दूसरा माध्यम है जल। ऊपर वाला माध्यम क्या है, वायु। नीचे वाला माध्यम क्या है, जल है। वायु में आपको पता है बच्चों कण होते हैं दूर दूर, और अगर वायु में कण दूर दूर होंगे तो जहां कण दूर दूर होता है ना उसको बोलते हैं विरल माध्यम। पानी में कण क्या होंगे, पास पास, तो जहां कण पास पास होता है उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। जहां कण दूर दूर होंगे वो कौन सा माध्यम बच्चों, विरल माध्यम। जहां कण पास पास होंगे कौन सा माध्यम बच्चों, सघन माध्यम। तो वायु कैसा माध्यम हो गया, विरल। पानी कैसा माध्यम हो गया, सघन। अब सुनो क्या हो रहा है अपवर्तन में, क्या होता है वो सुनो। ये देखो, ये आपको पता है अभिलंब जो होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये अभिलंब हो गया। प्रकाश किरण इस विरल माध्यम में आ रही है, तो जो किरण आएगी उसको कौन सी किरण बोलोगे बच्चों आप, आपतित किरण। ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है, जो किरण आएगी उसको हम बोलेंगे आपतित किरण। तो एक बात देखना, मुझे आप पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप दौड़ लगा रहे हो, आप भाग रहे हो, आपने रनिंग की, तो जब आप रनिंग करते हो, दौड़ते हो, तो अभी ये वायु वाला वातावरण है, तो वायु में भगोगे आप। फिर आप पानी में भगोगे, सपोज करो पानी आ गया यहाँ पे, तो आप किस में तेज स्पीड से भागोगे, वायु वाली जगह या पानी वाली जगह। तो आपका आंसर होगा सर हम पानी वाली जगह तो स्लो भगेंगे क्योंकि पानी के कण हमको रोकेंगे, और वायु वाली जगह हम स्पीड में भगेंगे। यही आंसर होगा आपका कि आप तेज कहाँ भगोगे, जहाँ वायु है। पानी में, समुद्र में आप तेज नहीं भग सकते। वही काम यहाँ हो रहा है। ये प्रकाश किरण आ रही है वायु से और किस में जा रही है, जल में, पानी में। तो मुझे बच्चों एक बार बताओ कि प्रकाश की जो चाल होगी वो वायु में ज्यादा होगी कि जल में ज्यादा होगी। तो आपका आंसर होगा कि सर पानी की जो प्रकाश की चाल होती है वो जल में ज्यादा होती है, पानी में ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है, सुनो, सॉरी, वायु में ज्यादा होती है, पानी में कम होती है। जैसे आपकी चाल पानी में कम होती है, इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए, आने वाली किरणें आई वायु में, यहाँ चाल ज्यादा है, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था जहां डैश डैश जा रहा है, जाना किधर चाहिए था, जिधर डैश डैश जा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रकाश किरणें जल में एंटर होती है, इसकी चाल बच्चों क्या हो जाती है, कम। और जैसे चाल कम हुई, अब ये मंद हो चुका स्पीड, और जैसे स्पीड मंद हुई, ये क्या हो जाती है, अभिलंब। मंद स्पीड हो गई मतलब ढीला हो गया अभी, और जैसे मंद हुआ तो ये क्या हो गया, अभिलंब। भी अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना इसको सीधे चाहिए था ऐसे, लेकिन यहाँ जल में चाल कम होने से अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ, सुनना, कि जब प्रकाश किरण इस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, तो उस कंडीशन में ये क्या अपने जैसे पथ इसका पुराना था, क्या ये उसी पथ पे चला कि पथ से विचलित हो गया? बताइए मुझे, जिस पथ पे ये चल रहा था उसी पथ पे चला कि पथ से विचलित हो गया? आप कहोगे सर ये पथ से क्या हो चुका है, विचलित हो चुका है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। क्या मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, इस डायग्राम से सुनो। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वह अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कोई दिक्कत परिभाषा में? मैंने क्या कहा था, परिभाषा को रटाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा,
ताकि आपको समझ में आए, रटे ना आप चीज़ों को, तो आप समझ चुके हो। अब सुनिए, जो किरण देखो, परावर्तन में इस किरण को हम बोलते थे परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। अपवर्तन में इस किरण को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। यहाँ परावर्तित किरण, यहाँ अपवर्तित किरण। समझ में आया? तो सुनना बच्चों, भैया आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम बोलेंगे आपतन कोण आई। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण आई आपतित किरण बना रही है, अपवर्तित किरण जो कोण बनाएगी उसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण आर। जबकि यहाँ पे था परावर्तन कोण आर, क्योंकि यहाँ परावर्तित, देखो परावर्तन में परावर्तित किरण कोण बना रही थी, अपवर्तन में अपवर्तित किरण कोण बना रही, इसके लिए इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण आर, रिफ्रैक्शन एंगल। ठीक है बच्चों, तो वापस 2 मिनट का सुनो, फिर मैं उस डायग्राम को समझाऊंगा। क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, इतना सा काम हुआ है कि जब प्रकाश किरण वायु या विरल माध्यम से जल या सघन माध्यम में एंटर होती है तो वह अपने पथ पे ना चल करके अभिलंब के पास आ जाती है, विलंब की ओर झुक जाती है। ये पूरी जो घटना है यही क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। आई थिंक आपको इस डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपवर्तन की परिभाषा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बोल रहा हूँ इस दूसरे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, सुनो। देखो जल है ये, इस जल को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, मैंने दिखाया नहीं क्योंकि आपको फिर डायग्राम समझ में नहीं आता। ऐसे ये जल बना सकता हूँ मैं इसको, ऐसे पानी है यहाँ पे, मैंने बताया ऐसे देखिए, फिर डायग्राम समझ में आपको प्रॉब्लम आती है बाद में। अब यहाँ पे सुन लीजिए, ये पानी है, वही पानी है यहाँ पे भी। अब सुनिए क्या है, आपने कहा सर विरल से सघन में आएगी तो विलंब के पास आ जाएगी। अगर सघन से विरल में जाए तो क्या होगा? तो सुनिए बच्चों क्या होगा। सघन में आपको पता है चाल क्या होती है? कम। पानी में चाल क्या होती है? कम। वायु में चाल क्या होती है? ज्यादा। तो जब प्रकाश किरण पानी या जल सघन से विरल में जाएगी, देखो क्या हो रहा है, किरणें आई, यहां चाल कम है, बस जैसे ये वायु में एंटर होगी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप जैसे पानी से हवा वाले बाहर एरिया में आओगे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ते ही पहले ये चल रहा था इस स्पीड से, इस पथ पे, इस पथ से दूर भगेगा, तेज भग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर चला जाता है, या अभिलंब से परे हो जाता है, या अभिलंब से दूर हट जाता है। आया समझ में? तो जब सघन से विरल में किरणें जाती है तो अभिलंब से, अब देखो यहाँ भी क्या ये पथ से विचलित हुई है? क्या बिल्कुल हुई है, पथ से दूर चली गई, अर्थात ये पथ से विचलित हो चुकी है। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो ये था आपका प्रकाश के अपवर्तन की छोटी सी डेफिनेशन, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब इस अपवर्तन से रिलेटेड 2-3 पॉइंट सुनना, जो आपको मैं डायग्राम में समझा चुका, देखना बोर्ड पे एक बार, देखना बच्चों। मुझे एक बार बताओ, पहला पॉइंट, अपवर्तन की डेफिनेशन समझ में आ गई। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। दूसरी बात सुनिए, यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, दूसरा पॉइंट सुनना, यदि प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो विलंब के पास आएगी, दूर हटेगी? आपका आंसर आएगा विलंब के पास आती है, विलंब की ओर झुक जाती है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब के पास आ जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। सही है। तीसरा पॉइंट सुन लो, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, तो यदि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी स्टूडेंट्स, तो अभिलंब के पास आएगी या दूर हटेगी? आप बोलोगे कि वह अभिलंब से दूर हट जाती है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट पॉइंट सुन लेना बच्चों, यदि प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में एंटर होती है तो उसको याद रखना, या आगे समझाएंगे भी, आगे आएगा भी कल के लेक्चर में, कल परसों के लेक्चर में, तो इसकी आवृत्ति में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश की आवृत्ति में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता।
केवल इस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य व चाल परिवर्तित हो जाती है। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसकी तरंग दैर्ध्य व चाल बदल जाती है। कैसे बदलती है कल के लेक्चर, अगले लेक्चर में आएगा, इनकी फॉर्मूला भी लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन या प्रकाश के अपवर्तन के बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने फिर कहा रटना नहीं, बस समझना है चीज़ों को। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देख सकते हो आप, वो आपका हक है। अच्छा एक बात सुनिए, परावर्तन में परावर्तन की डेफिनेशन के बाद कितने नियम आए थे परावर्तन के? आप बोलोगे सर 2 नियम आए थे परावर्तन के। उसी प्रकार हम अपवर्तन में भी अपवर्तन के कितने नियम पढ़ने वाले हैं? 2 नियम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम अपवर्तन के 2 नियम पढ़ेंगे और उन 2 नियमों को हम अपवर्तन के 2 नियमों को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि अपवर्तन के वो 2 नियम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।